जो बच्चा है कॉम्पिटेंस है, यानी मल्टीटास्किंग है, वो खेल में भी अच्छा कर लेता है, वो गीत भी गा लेता है। तो यही चीज पर पूरा फोकस है, पूरा जो हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट का, यही चीज। और ये हिडन कैरेक्टरिस्टिक है, ये छिपा हुआ कैरेक्टर है, और ये डेवलप्ड विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। तो ये कहां से आएगा? यू आर नेचुरल कैपेबिलिटी, ये नेचुरल कैपेबिलिटी। मैं एक एग्जांपल पेश करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये सही है। मैं बताना चाहूंगा कि कॉम्पिटेंसी क्या है। आप शायद तथागत तुलसी के बारे में जानते हो, इसमें से भी कोई जानते हैं तो बता सकते हैं, रेजिडेंट है। Anybody who knows तथागत belongs 13 साल की उम्र में 13 साल की एज ही हाँ, पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में एमएससी किया। 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है हाई स्कूल पास किया। कैसे पॉसिबल? बहुत सारी समस्याएं होंगी उनके पास। अपना पटना का या तथागत, उनका नाम तुलसी का बुद्ध का अवतार माना जाता है, बुद्ध को ही तथागत कहा गया है, इसलिए उसका नाम शायद तथागत उनके पिता ने रखा। और 6 वर्ष की अवस्था में ही 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सोचा कि मुझे रिसर्च करना है, हमें फॉरवर्ड डिग्री नहीं करना। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स, बहुत साइंटिस्ट ऐसे हुए जो विदाउट फॉर्मल एजुकेशन के वो बहुत कुछ दुनिया को हुए, शायद हम ना दे सके, लेकिन बहुत कुछ ने दिया। उसी वही तथागत के बारे में कुछ बता रहा हूं। तो वो 9 वर्ष की अवस्था में, जैसे हमारे विद्यालय में कोई बच्चा भी पहुंच जाए, सपोज करते हैं अपने विद्यालय में, और कहे 12 वर्ष की अवस्था है उसकी, और उसको हम क्या 10th या बोर्ड में अपियर कर देंगे, हमारा मैनेजमेंट नहीं करेगा, हमारा सीबीएसई बोर्ड नहीं करेगा, तो क्या परेशानियां आई होगी। उन्होंने फिर जिस समय वो 6 में पढ़ाई कर रहा था, 6 वर्ष की अवस्था में था, तो शायद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उसे लैपटॉप दिया और उसे दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली में पढ़ाई किया। और संयोग से 9th और 10th जो था उसका पढ़ने का, दिल्ली गवर्नमेंट ने दे दिया कि नहीं भैया ये जो है सो 9th 10th में अपियर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने उसे रोक दिया पढ़ना। तो फिर कोर्ट में अपील किया, फिर कोर्ट ने उसे दिया इजाजत कि ये बच्चा कर सकता है। फिर इसी तरह से वो 11 नहीं किया, 12 नहीं किया, और बीएससी किया। बीएससी 3 साल का होता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, 2 साल का, 3 साल का। रिसेंटली 2019 का है, 1987 उसका बर्थडे ही है तथागत का। तो वो क्या किया, फिर उसने जो है सो अपील किया कि नहीं हम 1 साल में क्यों नहीं पूरा करें। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर है कि हम यदि बच्चों का क्षमता को समझ ले पहले से, और टाइम बाउंडेड नहीं, जैसा कि अब्रॉड की टाइम 2 साल का डिग्री है, 1 साल का डिग्री है, बच्चा 12 महीना में कर ले, तो हम शायद उसे प्रमोट करें आगे की। ऐसा अब्रॉड में है, अपनी यहाँ नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये कुछ ऐड किया गया, हो सकता है हो। तो वो तथागत भी वो 12 ईयर्स में मैंने जो वनिता कोर्ट पटना हाई कोर्ट में दिया, फिर बीएससी किया, फिर एमएससी किया। संयोग से उन्हें फिर जो है सो आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉर्चुनिटी आया, और आईआईटी बॉम्बे में उन्होंने काम किया असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो क्वांटम पर के लिए उन्होंने फिर आर्टिकल लिखा, और उसे फिर जर्मनी के लिए, नोबेल के लिए उसे रिकमेंड किया गया। इंडिया के 11 फिजिक्स थे स्कॉलर, जिसमें मात्र ये उस समय 13-14 साल का लड़का था, और इसे भी मौका मिला। तो इस तरह से ये कौन किया, ये कुछ टीचर्स भी उनका साथ दिया, हमने साथ दिया। दैट मींस हम हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैंने उसी कॉम्पिटेंसी को मेजर किया, उसके स्किल्स को मेजर किया, और उसे सहयोग प्रदान किया कि नहीं यू कैन ग्रो। इसका मकसद यही है कि हम इसे ग्लोबली लेवल पर ले जाएं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पे इसको लाएं। तो इस तरह से देखिए कह सकते हैं, in other words, the competency-based education approaches allow students to advance based on their ability to master skills or competency at their own pace regardless of time. That means हम उसे दक्ष बनाएं जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ना चाहे, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे, और उसे competency at their own pace. That means वो अपनी रफ्तार से काम करे, regardless वो अपने चाहे धीमी गति से कर रहा है। जिसे आप समझते हैं कि कोई क्रिकेट बेस्ट बैटिंग कर रहा होता है, कोई फास्ट बॉलर आ रहा
उसी तेज से बता घुमाते कि वो बैट्समैन नहीं है, ब्राइट हीटर है, तो शायद छक्का चला जाएगा। और भी कोई स्लो लर्नर है, कोई स्लो बॉल फेंक रहा है सामने से, उस बॉल को खेलना बहुत अत्यंत कठिन हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है यदि कोई बच्चा फास्ट गति से पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने में, उसको प्रोस्पेक्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं, उसे हम आराम से उसके गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चे स्लो लर्नर है, स्लो बॉल को नहीं खेल पा रहे हैं, हो सकता है आउट हो जाएंगे, डर है बैट्समैन को भी, तो उसमें हम उस तरह से नहीं खेल सकते। तो ये चीज है। तो 5 पॉइंट वर्किंग definition of competency based education कहता है कि year 2011 a group of 100 experts and educators come together for the first time a grade of 5 points working definition of competency based education। 100 educators ने 2011 में इस पर काम किया। क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव मेथड। ये जो है सो हम डिमोन्स्ट्रेट करें, प्रदर्शित करें उसकी प्रवीणता। तो कैसे स्टूडेंट्स are motivated by advanced। इसको मोटिवेट किया जाए, इसको डिमोन्स्ट्रेटेड के द्वारा। Well defined competencies and learning outcomes are to empowered to the students। अब देखिए well defined competencies and learning outcomes, फिर a meaningful assessment and a positive learning experience। हम बच्चों को नेगेटिव नहीं बताते हैं, नेगेटिव बातें भी है, तो assessment of competencies and content or concept of knowledge is meaningful assessments and positive learning experience। Next, differentiated supported based on individual learning needs। अब बच्चों को individual needs की जरूरत है। हम आगे बताएंगे कि जो एजुकेशन था हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन था वो कैसा था, फिर अभी जो ये competency based एजुकेशन नैब के साथ अलायंस हुआ है वो कैसा होने वाला है। तो इनका था differentiated support based on इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। इंडिविजुअल बच्चे को की जरूरत है तो हम उस तक पहुंचाएंगे, हम उस तक मटेरियल को देंगे। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड क्राइटेरियन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस। अभी मैं बात करूं कि लर्निंग आउटकम्स क्रिटिसाइज कॉम्पिटेंसीज। एज ए टीचर यू हैव टू इंश्योर दैट योर स्टूडेंट्स डोंट गेट बोर्ड। इट्स कॉमन फॉर स्टूडेंट। आपके बच्चे ये जो मैंने इसमें है कि लर्निंग आउटकम के बारे में कह रहा है कि या एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड डिस्पोजिशंस, हम उसको क्रिएटिव कैसे बनाएं। यदि बच्चे बोर हो रहे हैं क्लास में और हम देख रहे हैं एज टीचर, तो इट्स कॉमन है फॉर स्टूडेंट टू इंटरेस्ट द अटेंशन। हाउ डू यू मेक श्योर दैट लिसनिंग टू यू, वो आपको कैसे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे। तो हम वहाँ पर क्रिएशन के माध्यम से हम उन बच्चों को जो है सो कह सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ फिर इसमें कि बच्चों से भी पूछा जाए कि 86,400 रुपया तुम्हारे पास है और 10 रुपया जो है सो कोई लोग आता है हाथ से लेके चला जाता है, तो तुम क्या करोगे। सारे बच्चे जवाब देंगे, शायद हम भी जवाब देंगे, आप भी जवाब देंगे, 10 रुपये को इग्नोर कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हम क्यों देंगे 86,390 रुपये हमारे पास बचेंगे सारे बच्चे। तो यही कहेंगे थोड़ा सा इंटरेक्शन क्लास में बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो थोड़ा शांत होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं। लेकिन शिक्षक कहता नहीं है गलत आकलन है तुम्हारा, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैंने देखा है कि 86,400 रुपये किसी के पास है तो 10 रुपये के चलते वो लड़ता है, झगड़ता है, बोला ऐसा नहीं, ये तो संभव इम्पॉसिबल। लेकिन टीचर कह रहा है ये गलत तुम बोल रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तब कहा ऐसा तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं, ये 86,400 है क्या, ये 86,400 सेकंड्स और उसमें से 10 सेकंड्स यदि कोई मेरा मूड खराब कर दिया तो 86,390 सेकंड्स को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। उस 10 सेकंड्स के चलते हम 86,390 सेकंड्स को बर्बाद ना होंगे। यानी आप जोड़ेंगे 24 को 60 से 1440 होगा और 1440 को 60 से गुना करें, सबके पास मोबाइल है तो पता चलेगा 86,400। तो इसको हम कहीं रियल लाइफ से कंटेंट करते हैं, जो भी कंटेंट है, जो डिलीवर करते हैं, जो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, उस तरह से। यही है कॉम्पिटेंस बेस्ड। फिर लेट अस डिस्कस अबाउट 6 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट ऑब्सीबी कहता है क्लियरली डिफाइन लर्निंग आउटकम इन टर्म्स ऑफ व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स विल बी एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमने जो पढ़ाया, हमने जो क्लास में पढ़ाया, इसके बारे में जानना पड़ेगा।
कि भैया क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, वो जो आउटकम्स बच्चे हमने पढ़ा के निकल गया, फिर वो एग्जाम में लेते कभी कभी एग्जाम में कभी बच्चा चीटिंग भी कर लेता है, लेकिन क्या ये नॉलेज उसका स्किल डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या चीज बना पाएगा उसको, कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स विल बी एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम टू स्टूडेंट्स टू अचीव लर्निंग आउटकम्स एट देयर ओन पेस, यानी उसके पास जैसे टाइम पे कभी बाउंडेड कर देते हैं, इतना टाइम में आपको होमवर्क बना के आना है, इतना क्वेश्चंस आपको करके जाना है, तो सारे बच्चे उसे नहीं कर सकते, स्लो लर्नर भी बच्चे हैं और लेट भी स्टूडेंट्स हैं, बीच वाले भी बच्चे हैं हमारे पास, तो सबके लिए अलग अलग ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं, इसमें यही रोल है इसका कि हम इंडिविजुअल सपोर्ट करें बच्चे को। There are multiple pedagogies and classroom activities that form the basis of learning, यानी कि ये बनाता है लर्नर्स सेंटर्ड क्लासरूम। तो इसमें क्या करेंगे हम, लर्नर सेंटर हो जाए, जैसे चाइल्ड सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर है, तो लर्नर सेंटर का मतलब है कि बच्चे यदि कहते हैं बच्चे को अभी ऑनलाइन क्लासेस में जैसे हमें ऑडियो देना पड़ा, तो बच्चे को ऑडियो देंगे, हाँ देंगे, बच्चे को वीडियो देंगे, हाँ देंगे, रेगुलर असेसमेंट बेसिस देंगे तो देंगे, फिर कहता है क्या उसको फीडबैक चाहिए वो भी देंगे, क्या पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चे जो है सो अपने पेरेंट्स के माध्यम से हम तक आवाज पहुंचा रहा है कि क्या हमारे प्रोग्राम में विद्यालय में वो देंगे वो भी देंगे। तो ये जो है मल्टीपल पेडागोजी एंड क्लासरूम एक्टिविटीज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लर्निंग। Ability of variety and engaging content of for both teacher and learners। देखिए ability of variety of engaging, हम कंटेंट के माध्यम से बच्चों को कभी इंगेज कर देते हैं, कभी बाहर ले जाके खेल करा देते हैं या कभी कुछ करा देते हैं, कभी नहीं पढ़ने का मन है उसे 2-3 बार एक ही से पढ़ाया हो गया, तो फिर वो बच्चा कि हम गए कितना भी अच्छा पढ़ाना चाहें, कितने भी अच्छे टीचर्स हैं, तो देखेंगे बच्चे का जवाब आता है कि नहीं सर अब तो पता नहीं 2 से 3 बार गणित पढ़ाई हो गया या संस्कृत पढ़ाई हो गया, जो भी कुछ आज बैलेंस बना हो गई, तो बच्चे उस समय नहीं करना चाहेंगे, उस समय पे वो यदि कितना भी खो गए तो नॉलेज को गेन नहीं करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स थ्रू क्राइटेरियन डिफरेंस, समय पर उनके भीतर की चीजों में हो रहे गुणात्मक या समांतर परिवर्तनों का आकलन करते रहना होगा कि बच्चे किस तरह हमारा मोटिवेट हो रहा है, इस ये भी है। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग एंड डेमोंस्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम्स, किस लेवल पर बच्चा जो है सो पहुंचा है, यदि हमारे टॉपर्स हैं, हम कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी कंपनीज कुछ टॉपर्स के चलते रन करते हैं और उसी को देखते जितने प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं आप देखेंगे जाके, तो मैंने कुछ काम भी किया है देहरादून प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए मुझे कुछ पता भी उसके बारे में। एक ही बच्चा टैलेंट है, पहले ने भी उसका नाम चिपका दिया और भी बहुत सारे कोचिंग है बंसल में भी नाम चिपका दिया, पर सारे एक ही फोटो का सारे आप देखेंगे तो सारे नाम चिपका दिए, क्या सारे उसी कोचिंग के नहीं? तो ये क्या है, तो कुछ न कुछ तो हमें उस बच्चे को इसके माध्यम से कॉम्पिटेंस बनाना होगा, वो ग्लोबल लेवल पर है। तो फिर देखेंगे आगे उसके लिए, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ऑफ लर्निंग सीबीई क्लियरली communicates expectation to student, thus the own and participate the learning process, यानी टीचर लर्नर इंटरेक्शन करना होगा और ये सब करते भी हैं लगभग। Next है competency based education is an approach to teaching, learning and assessment that focuses on the students' demonstration of learning outcomes and attaining proficiency in particular competency in each subject। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट पर बात करें, कोई बच्चा जैसे कि है कि एक ही सब्जेक्ट को आगे पढ़ना चाहता है तो उसी से वो अव्वल हो जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे बुकों में। रामानुजन भी एक एग्जांपल है कि कोई विषय अच्छा लगता है तो उसको लेके आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ गया, ऐसा भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं इस कॉम्पिटेंसी, इससे विषय ही रहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट रहे। टीचिंग which uses CBE methodology work to empower students, हम empower कैसे करें and provide them with a meaningful and positive learning experience। It places the learner at the center and activities engage them in the learning process। यानी लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो सेंटर्ड में, लर्नर्स को सेंटर्ड में रखते हैं, मैंने पहले बताया लर्नर सेंट्रिक होना है, एंड एक्टिविटीज इंगेज
और इंगेज करना। हालांकि सब टॉपिक में एक्टिविटी बेस्ड नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग सारे टॉपिक में अब जैसा देखने को मिलता है हायर एजुकेशन में भी एक्टिविटीज ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देन इन द लर्निंग प्रोसेस इट एम्फसाइज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज एंड स्किल्स एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ सीबीई अप्रोच। अब देखिए कहता है इसमें क्या है, इक्विटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हम इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअली बच्चे के पास जाकर क्लास में या फिर जिस प्रकार क्लास के बाहर भी। अब कहता है इक्विटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट पर इक्विटी होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, न्याय संगत हम देखें काम भी करें। डिफरेंशिएटेड सपोर्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, पहले बता चुके ऑलरेडी, हैज बीन डिस्प्लेड। Progress based on evidence of mastery rather than time accuracy. The use of formative assessment, particularly peer and self-assessment, when students are encouraged to reflect on their own work and identity areas to improve. For example, यानी कि जो बच्चा असेसमेंट कर रहा है पार्टिकुलर लेवल पर, पीर लेवल पर, ग्रुप में कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, अपने से कर रहा है, तो उसको उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो वर्क कर रहा है वो वर्क दिख रहा है कि नहीं, उसकी किस पोर्शंस में, या किसी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जनरल पढ़ा रहे हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो जब हम उसका काम भी देखते हैं, कभी पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते कि कभी इसके पहले हम लोग जब यहाँ आए थे तो जोड़ते थे उसको, इस टॉपिक्स में इस टॉपिक्स का बटा हुआ, इस टॉपिक्स में इतना नंबर आया है, इतना नंबर उसको ऐड करना, इस तरह से एक बना हुआ रहता है चार्ट। तो उसमें से पता चलता है कि नहीं बच्चा पूरा मैथमेटिक्स तो जानता है लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नहीं पास करता है। तो अब क्या करना है, पूरे मैथमेटिक्स को ध्यान करना नहीं, अब हमें सिर्फ उस टॉपिक पर फोकस करना है। आई हैव टू फोकस ऑन दैट टाइप ऑफ टॉपिक। व्हेन यू आर देयर सिर्फ व्हेन यू आर देयर ट्रैवलिंग दैट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब इसके बेनिफिट्स भी देखते हैं क्या है। CBE integrates higher order thinking skills, interdisciplinary approaches and problem solving, as these are essential to the modern world and workplace. ये मॉडर्न आधुनिक है, आधुनिकता में जा रहे हैं और हमें सिर्फ अपने इंडियन से नहीं, अपने कंट्री से नहीं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी फेस करना है, ग्लोबल मार्केट में भी फेस करना है। उस लेवल से कॉम्पिटेंसी हमारा स्कूल का दायित्व है, हमारा जो सिस्टम है करिकुलम, उसके सिद्धांत पर, उसके आधार पर हम उसको करेंगे। Alongside social and emotional skills development and developing globally literacy and citizenship, the approach enables learning to be competent not only in the national context but also the international level. ये मैंने पहले बताया कि नेशनल लेवल पे हमें नहीं करना, इंटरनेशनल लेवल पर इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को ले जाना है। Next slide. So we can easily say that it is an alternative mode of delivery in education that focuses on learners' mastery of knowledge. यानी कि उसको हम क्या करना है, नॉलेज में, उस ज्ञान में प्रवीणता दिलाना है, एबिलिटी एंड स्किल्स वर्किंग देयर ऑन पेस, जो उसकी रफ्तार है, उसी रफ्तार में हम उसको ले चलेंगे। On that base, students may access a variety of learning materials where activities are guided and supported by them. तो हम लोग क्या करते हैं, हर लेवल का प्रयास करते हैं, जो बच्चे बिल्कुल स्लो में हैं उसको किस प्रकार से, किस दूसरे तरीके से, जो तेज बच्चे हैं उसके अनुसार का क्लास चला के, रन करा के हम उसके लेवल के अनुसार काम करें। CBE emphasizes the mastery of distinct concept, knowledge and skills regardless of how long it takes to achieve such mastery or where the mastery is achieved. कहता कितने समय में बच्चा जो है सो उसको लॉन्ग कर रहा है, ये भी एनालिसिस करने की बात है, which means the competency is acquired through what is learned by the student rather than what is taught by the student. So anybody who can say distinct between learning and knowledge, which means the competency is acquired through what is learned by the student rather than what is taught by the student. यानी कि यहाँ पर पूछा जाए लर्निंग में क्या अंतर है और
नॉलेज में क्या अंतर है या टॉट में क्या अंतर है, तो क्या कहेंगे? तो टीचिंग इज गिविंग लेसन अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अब कहते हैं टीचिंग इज गिविंग ए लेसन अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट टू ए ग्रुप ऑफ लर्नर्स, व्हाइल लर्निंग गेनिंग नॉलेज बाय स्टडीइंग बीइंग टाउट एंड एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से भी लर्न करते हैं। तो यही चीजें हैं कि टीचिंग और लर्निंग, ये हम जो सीखते हैं और जो हम पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जो सीखते हैं वो एक्सपीरियंस के माध्यम से, हार्ड वर्क के माध्यम से भी सीखते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट सीबीएसई। अब देखिए इस चीज को कि ये प्रोजेक्ट क्या है सीबीएसई के माध्यम से। मैंने बताया था कि competency based education project CBSE aims to strengthen the capacity of a school to deliver high quality competency based lessons, particularly in science, math and English। इन चीजों पर ये ज्यादा फोकस किया है by the CBSE। We are working with the Central Board of Education CBSE and the Higher Secondary Education 6 to 12 to improve competency based assessment through this initiative। हम लोग काम कर रहे हैं सीबीएसई विद्यालय में, वही है। और किस तरह से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसको इनिशिएटिव करें। दिस प्रोजेक्ट अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर चर्चा है, आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंने लिखा था सीबीएसई के से ही मैंने इस कंटेंट को लिया है, तो पूरा दिया हुआ है सीबीएसई के। जैसे बोलेंगे इस चीज को तो उसमें मिलेगा कि द प्रोजेक्ट अलाइंस with the National Education Policy 2020, the largest education transformations agenda in India in 13 years। आप नेट में देखेंगे, पढ़े भी होंगे लोग। 30 years का एक टारगेट रखा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा इन 13 years। The NAEP 2020 calls for a shift from an assessment system, that is NAEP 20 calls for a shift from an assessment of system that is summative and library test based memorization skills। ये पहले क्या था, अभी इसके बारे में यदि आप जानते हैं तो पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन था, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आ गया। पहले था कि नहीं एज बेस्ड पर भी था, एज बेस्ड में भी है कि नहीं बच्चा नहीं पहले सीख रहा है, इसको शायद इंप्लीमेंटेशन करेगा सीबीएसई लैब के माध्यम से, उसमें कंटेंट है सामने। यदि बच्चा पहले से भी सीख रहा है, हमारे प्रयास से यदि बच्चा 2 साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स यदि वो 6 महीने में कंप्लीट कर लिया मेरे थोड़े से प्रयास से, तो हो सकता है कि उस बच्चे को कॉम्पिटेंस बनाए ग्लोबल लेवल का। ऐसा काम करने जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड विद द हेल्प ऑफ NAEP। इज मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड promoter learning development for our students and test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity, and encouraging and helping patterns forward meeting the skills required for the 21st century। This project vision is for secondary students to experience deep learning in the visions of NAEP में जब आप देखेंगे तो उसमें है कि भारतीय मूल्यों में विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवित और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी विकास और जीवन एक प्रकार का। और ये अलायंस है सीबीएसई, और सीबीएसई ने भी इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के माध्यम में से बच्चों को देना शुरू करेगा। Who uses it to explore future? जो स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, अपने फ्यूचर को एक्सप्लोर कर सकता है। Learners with life experience who may have developed competencies or skills without formal education or training। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डिग्री नहीं लिया, फॉर्मल डिग्री नहीं है, लेकिन वो हमें बहुत कुछ आता है। जैसे कभी मैंने पढ़ा से नाम याद नहीं, फिजिक्स में ही शायद
आप लोग ही बता पाएंगे। कोई जल्दसाज में काम करता था और खूब पढ़ता था और जिद लगाते लगाते वो जो है सो वहाँ पता नहीं कोई है ध्यान रखिए ना मैं उनका, तो वो वहाँ से स्टार्टेड स्कूल और कॉलेज एंड ड्रॉप आउट, और बच्चे ड्रॉप एंड विश टू रिटर्न फॉर स्टडी, और वो अब चाहते हैं कि रिटर्न कर जाए। ये तो है जो शिक्षा नीति में यही है लगभग कि जो बच्चे ड्रॉप करेंगे अब 11 के बाद 12 पढ़ना या फिर ग्रेजुएशन के बाद बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2 में स्किप कर गया, नहीं पढ़ सका, 5 साल कमाने चला गया, पारिवारिक स्थिति खराब है, पिताजी एक्सपायर कर गए, आर्थिक समस्याएं आ गई, बच्चे क्या करेंगे, क्या वो बच्चे नहीं पढ़ सकते। ऐसे बताना चाहिए लाइक हम भी उसी तरह से हमारा भी एजुकेशन काफी 6 से 7 साल का गया 99 टू 2000 तो क्या हम नहीं पढ़ सकते उस समय इस तरह की बात, लेकिन मैंने भी पढ़ा और कंटिन्यूस रखा 2009 से लेकर कंटिन्यूस रहना। तो मेरा 99 से 2009 क्या शायद 2006 से 7 साल का रहा है, तो ये अलग बात है। तो ये कहने का मतलब और भी बच्चे पढ़ सकते हैं और दोस्त की हो सकता है मैथमेटिक्स को इंप्रूव करके संस्कृत इंप्रूव नहीं कर पाए, हिंदी नहीं इंप्रूव कर पाए, पूरा ओवरऑल हमारा जो है सो जो रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट हो। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा काफी टैलेंटेड है, मस्त टैलेंटेड है, वो एकेडमिक को फोकस नहीं करता। इस हमारी क्लास में ऐसा हुआ है, बच्चे जो 90 नंबर लाने वाले थे 30 नंबर लाए, हॉस्टल में आलोक करके हैं, वो बच्चा की कहानी बता रहे। तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ, बोला मैं दूसरा पता पर आना है क्या, पढ़ना है क्या, ये भी चीजें टीचर्स को देखना कि हम उन्हें बताएं। कभी कभी देखिएगा आईटी में टॉप कर गया, जो है मेरे स्टूडेंट है आईटी निकाल के क्रैक कर दिया और बच्चे 12 से ऐसा 1-2 साल लग जाता है कहानी। तो ऐसा क्यों आता है, बच्चा इस चीज को इजी में लेता है कि हमारा टारगेट बहुत रख लिया, लेकिन हम जो वर्तमान में जी रहे हैं उसको भी जीना है। इस चीज पर भी ध्यान रखना, ये हमारा दायित्व है बच्चे को इस तरह से इन्फ्लुएंस करना। अब कुछ टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। व्हाट आर आउटकम्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? Education to ensure progress in learning by students through demonstration of the knowledge, skills, value, and attitude required for dealing with real life situations at the age and grade appropriate, and also apply them to real life problems. और real life problems उसको हम लोग जोड़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ यहीं तक विद्यालय तक सीमित नहीं है, इंडिया तक सीमित नहीं, उसको हम ग्लोबल लेवल पर उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं या उसको अप्लाई करेंगे। Next question is, what is the student need to learn to reach to desired learning outcomes? उसका जो मन पसंदीदा सब्जेक्ट है, desired learning outcomes क्या जो है वो क्या करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए? What is the student need to learn to reach to desired learning outcomes? कहता है curriculum जो डिजाइन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, curriculum बेस्ड होना चाहिए और should not be limited to the textbook, और टेक्स्ट का लिमिट नहीं होना चाहिए। Next question है, what kind of classroom activities will be basis of CB? What kind of classroom activities will be basis of CB? Experiences and activities based pedagogy. इसकी चर्चा हमने किया है, उसी से कुछ क्वेश्चंस हैं। How will the teacher check the learning? अब ये बात है कि हम कैसे चेक करेंगे, वो लर्निंग प्रोसेस में कहाँ तक संभव हो सकता है। How will the teacher check the learning? तो कैसे करते हैं, बहुत तरह के PO हमारे पास असेसमेंट है, डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट स्टाइल्स है, क्लास में सब टीचरों का अलग अलग स्टाइल्स है, उस लेवल पर जो है असेसमेंट करते हैं बच्चों का। तो हाउ विल द टीचर चेक एंड गेट द प्रोग्रेसिव एट द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग? ये क्वेश्चंस थे कुछ। नेक्स्ट है व्हिच इज नॉट एन आउटकम ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब आउटकम क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आउटकम क्या है, क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यदि कोई बच्चा 100 में 100 मार्क्स, 90 में 90 मार्क्स ला रहा है, 100 में 90 प्लस ला रहा है, 95 ला रहा है, तो क्या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है? कोई बताने का प्रयास करें। आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक है, इज नॉट नेसेसरी। हाई मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इज नॉट एन आउटकम ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब नहीं, यानी मैंने बताया पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड ग्लोबल लेवल पर कैसे कार्य करता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो सीबीएसई इज यूज्ड टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल इन द स्टूडेंट। हम प्रैक्टिकल स्किल देते हैं,
मतलब तो देते हैं, प्रैक्टिकली स्किल उसमें डालते हैं। तो इस तरह से जो है सो करिकुलम जितने भी थे इसका सीबी का मैंने बताया कि किस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरेस्ट इवन यू आर ए साइंटिस्ट देन योर एबिलिटी टू नोटिस पजल एंड डीप इनटू दैट। जो भी दुविधाएं हैं उसको हम खोलते हैं, उड़ते हैं, अफेक्ट्स द डिस्कवरीज यू मेक, और तब डिस्कवरीज करती है कि हम साइंटिस्ट हैं। इंक्वायरी एंड रिलेटेड मेटाकॉग्निटिव strategies are an important part of competency in that job. यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि competency based education NAAC के साथ alliance है, CB के साथ काम करेगा और यह बच्चों में लगभग गुणात्मक जो है सो मैथमेटिक्स में कहा जाए AP और GP होता है प्रोग्रेशन, 3 प्रकार के AP, GP और HP। तो AP मतलब समानांतर और GP मतलब गुणोत्तर विकास। निश्चित रूप से हम टीचर कर पाएंगे। थैंक यू। Margie to status about the competency make us enable on this earth that how we can better survive on this earth. After that, in third session, the very important topic socio-emotional needs of students, and we know that today's our social structure were needed day to day, and students itself feel alone and unsupported mostly. So they need emotional needs and also support from their family and their society. How we can develop our students' social and emotional wings, students which can be capable to better coordinate and collaborate in the society problems and solve on their own basis, and they can change their vision towards society. It's all going to be addressed and explained to us by our another versatile genius, and that is Akshay Mohan Jha. And so I would want to welcome Akshay. Thank you. Very warm, quite nervous for a long time. I haven't had this opportunity to speak on stage, possibly for past 10 years. So there's a jittery feeling inside me. Precisely, you can say I have goosebumps right now. Anyway, I would first like to thank our principal sir, all the teachers present here, and to everyone for giving me this opportunity to speak and to express my view on my topic. I believe the topic given on the board here and the topic which I have to say is quite different. My topic for the day is emotional development. Okay, so we all know what emotional development means. हम लोगों को पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं भावनात्मक विकास। Now, from psychological perspective, or we all have studied in our B.Ed examination or while we were doing B.Ed, there are 7 stages in a child when the child develops, and that is the stage when his emotions begin. उसका जो इमोशन है, भावना है, वो डेवलप करता है, and they are all together 12 to 13 stages in the entire life, even for us. But I'm not going to go in that because there are a lot of discrepancy here. Now, emotional development, which you normally know, involves learning what feelings and emotions are. इसमें हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि feeling क्या है, भावना क्या है, emotions again भावना, और इसमें we try to understand how and why they occur. ये भावना हमारे अंदर आती कहाँ से है, कैसे आती है, क्यों आती है? Recognizing, now the second part and the important thing is we all recognize our own feeling. जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम लोग पहले तो अपनी भावना को समझते हैं, फिर दूसरों की भावना को भी समझते हैं, and then
Developing effective ways for managing those feelings. हम लोग अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं और अपनी भावनाओं को रोकते भी हैं. 4 areas of development. Now, if we start, we all know human beings develop in different aspects. 4 areas हैं जहाँ human develop करता है. The areas are well interconnected. These areas are well interconnected. So when one is affected, it may influence the other. मतलब एक तरफ आपको चोट लगेगा तो दूसरा भी impact होगा. The very first is our areas of development. First is physical, second is emotional, third is social, and fourth is intellectual. Emotional development involves the recognition and expression of feeling and emotion. ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है, भावनात्मक विकास है, इसमें हम पहचानते हैं कि अपनी भावनाओं की बातों को कैसे रखें. इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. So, as I said earlier, stages of emotional development, there are 7 stages. The first one is infancy. जो सबसे पहला स्टेज है वो infancy है. Then the second stage is toddlerhood. Now, infancy मतलब जब बच्चा 0 साल से मतलब पहले दिन से लेकर 12 महीना तक होता है तो उसको इन्फेंट कहते हैं. छोटा बच्चा जो औरतों के गोद में रहता है उसको इन्फेंट कहते हैं. टॉडलर हुआ जो चलना शुरू करता है, तो that age is from 12 months. It may vary from girls and boys, but it starts from 1 year to 2.5 years. Then there is a preschool period जो 2.5 से 3 साल या 3.5 साल का जो पीरियड होता है या 5 साल का पीरियड होता है उसको प्रीस्कूलिंग पीरियड कहते हैं. फिर एलिमेंट्री है जो 5 से 7 साल होता है. मिडिल चाइल्डहुड है जो 7 से 10 साल है. प्री एडोलेसेंस है. प्री एडोलेसेंस होता है 10 से 13 साल और एडोलेसेंस 13 साल से ज़्यादा. Now in these years, as we are dealing with children, we know children show emotions, joy, anger. They need care. They sometimes show hatred, kabhi love, jealousy, happiness, and empathy. Now, we all understand this, and we have seen in our day-to-day life कि बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. They express themselves. Only children know how they feel. बच्चे ही समझ पाते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, कैसा उनको महसूस होता है. And they may not be able to verbally express it. और कभी-कभी वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. All feelings are valid. एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी बच्चा कहता है या बोल नहीं पाता है उसको भी हमको समझना है. You have to validate it. Children must learn how to control and show feelings. हम लोग ये मान लेते हैं कि बच्चों को अपनी बात रखने का होना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना होना चाहिए. कभी-कभी हम भूल जाते हैं उनके एज को. That is very important. Society has expectation how they should feel and how they should show it. As a society, as people, we expect them to express themselves thoroughly as we do, which is that is not possible for them. कभी-कभी छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपको. Now, when we are talking about emotions, the very first emotion that strikes to our mind is happiness. खुश. बच्चा खुश कब रहता है या हम खुश कब रहते हैं? Happiness is a sense of well-being. हम खुश होते हैं जब हम सब तरह से ठीक होते हैं. When we have joy, जब हम खुश होते हैं, either we are content, हमको जो मिल रहा है हासिल है उससे हम संतुष्ट हैं. When people are successful, खुश हम तब होते हैं जब हम किसी सक्सेस में कोई चीज़ हम हासिल करते हैं या फिर हम सेफ हैं और लकी हैं तो हम हैप्पी महसूस करते हैं. We feel happy. Achieving happiness can be accomplished in several ways. बहुत तरीके से हम लोग खुशी हासिल कर सकते हैं. It may be due to an individual making reasonable progress towards the realization of goal. कभी-कभी हम खुश होते हैं कि हम लोग अपने गोल के बहुत करीब हैं या गोल अचीव कर लेंगे. जब हम अपने दिमाग में आता है कि नहीं हम लोग गोल अचीव कर लेंगे तो हम खुश होते हैं. और as a result from positive input from 5 different senses, hearing, smelling, vision, touch, tasting, या हमको जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे अगर हमको कोई चीज़ अच्छा हासिल होता है, सुनने में कुछ अच्छा लगता है या कुछ खाते हैं या हम देखते हैं तो उससे भी हम खुश होते हैं. Now the second and very frequent things that we encounter today nowadays is anger. बच्चों में anger बहुत कॉमन चीज़ है, देखा जाता है. ये भी एक फॉर्म ऑफ इमोशन है.
एंगर इज कम्प्लीटली नॉर्मल। हम सभी को, बच्चे हो या बड़े हो, सभी गुस्सा होते हैं और ये कॉमन फिनोमेना है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, यूजुअली हेल्दी ह्यूमन इमोशन। और ये ह्यूमन इमोशन है जिसमें अक्सर देखा गया है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, दे नो हाउ टू कंट्रोल एंड सप्रेस द इमोशन। वो अपनी भावनाओं को रोक लेते हैं। कभी कभी रोने का भी दिल करता होगा आपको भी, कभी किसी सर्कमस्टेंसेस में, यहाँ नहीं कहीं और, तो आप अपने आप को कंपोज कर लेते हैं, बी क्वाइट। These emotions are very what we say elusive, very clear in childhood. बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें ये चीज, वो अपने गुस्से को या अपने खुशी को छुपा नहीं पाते हैं। The anger is one of that component. Anger usually results from feeling hurt, threatened or frustrated in some way. ये anger जो है वो बच्चे अगर उनको किसी बात, कोई बात से दुख हो जाता है या उनको डर लगता है या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो ये जो भावना है वो दिखाते हैं। To help a child deal with anger, or sorry, the goal is not to suppress anger. हम लोग को, अगर कोई बच्चा हमारे सामने, कोई ऐसा बच्चा आ जाता है जो गुस्से में है, तो हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि उसको सप्रेस करना, उसके एंगर को सप्रेस करना, और बट टू एक्सप्रेस इट नॉन एग्रेसिव वे। अब अक्सर हम लोग देखे हैं 6 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक में बच्चे अगर गुस्से हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं। They seldom go on talking, वो बात कम करते हैं, वो लड़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो in order to help a child deal with anger, हम लोग अगर किसी बच्चे को ऐसे टकराते हैं जो आपस लड़ जाते हैं, we can use an old saying, that is old adage of count to 10, यानी बच्चे को कहना कि शांत हो जाओ, 10 तक गिनती गिनो। Anger, we all know anger releases strong chemicals such as adrenaline into bloodstream and affects judgment. जब आदमी गुस्सा होता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, सही और गलत का विवेक नहीं रहता है, ये हम सब जानते हैं। हम लोग को ये कहना चाहिए कि the child a couple of minutes to calm down, breathe deeply and think carefully. हम लोग को ये कहना चाहिए बच्चे को कि शांत हो जाओ, थोड़ा गहरा सांस लो और गौर से सोचो। They may need to put some space between them and person that made them angry. और हम लोग ये कर सकते हैं कि उस बच्चे को, जिस दूसरे बच्चे ने जिसने छेड़ा है, जिससे उसको ग्रोथ हुआ है, उससे हम थोड़ी दूर कर दें और उसको कुछ देर के लिए अलग कर दें, तो धीरे धीरे करके उसका एंगर कम हो सकता है। इसमें एक और चीज़ है जो बहुत साल पहले हम क्या करते थे। I used to get very angry and in my childhood, especially when I was in teenagers, I did not go for verbal saying. मैं किसी से बात डिस्कस नहीं करता था। I used to go and fight, and that was one of the biggest thing, and I repent for those days. ये चीज़ हम रियलाइज करते हैं उस समय भी जब हम ग्रेजुएशन में थे या इंटर्स में थे। When I was doing my inter, I had this strong emotional urge. I did not listen to anyone, and I think that is indebted in me. मेरे अंदर अभी भी है, but I have just tried to suppress it. Well, the basic method that I used to do is, I used to listen songs and I used to drink water. So what we can do is, we can also ask children to have glass of water, or if somebody is angry, you can ask them to take water, because that definitely soothes your anger to some extent. Now the third thing that we come across very often and very, that's a symbol, that is jealousy. आप jealousy सब कोई देखे होंगे। Most of men don't get jealous. Even somebody is surpassing from others in any field. For example, if somebody is doing good in exams, or somebody is outperforming you in sports, still you don't get jealous, right? So jealousy becomes a recognizable emotion before the age of 2. अब अक्सर आप 2 साल के अंदर में बच्चों को jealousy देख लेंगे। For example, अगर मम्मी 2 बेटा है घर में, एक बेटा छोटा है, एक बेटा बड़ा है। If the mother takes up a small child and puts her on her lap, अपने गोद में बैठाती है, दूसरे बच्चे को बैठा के जमीन पे खाना खिलाती है, and if the child is like 4 years or 3.5 years, he gets angry, he says, "मम्मी तुम इसको हटाओ, हमको गोद में लो." You might have seen this. This is a common phenomenon of jealousy. It's a predominant. As we know it, as psychologist says, that if a child has 7 years gap, the jealousy plays less. तो उसमें jealousy कम होगा। You will have a caring attitude. छोटे भाइयों में अगर 5 साल का नहीं 7 साल का डिफरेंस है, तो elder one will not
be jealous of the younger one. That's a common phenomenon. 5 years तक वो चलता है, rivalry चलता है. भाई बहन है तो देखिएगा बहन को भाई मारता है. So that is also a form, but not very prominent one. Jealousy becomes a recognizable emotion before the age of 2. Jealousy includes feeling of envy. ये होता है अक्सर क्या कहते हैं इसको, envy मतलब घृणा करना. Protectiveness, suspicion, संदेह और resentment. Now sibling rivalry is another common form of jealousy. भाई बहन के बीच में जो थोड़ा rivalry होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, उसको भी jealousy के अंदर ही लाया जाता है. It is a competition between brothers and sisters for the attention of affection of the parents. अक्सर देखा गया है कि माँ बाप से attention पाने के लिए बच्चे आपस में rivalry करते हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा टाइप हो जाता है. It often occurs when a new baby is born into a family. जैसा देखा गया है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उस पर ज़्यादा लोग मम्मी पापा अटेंशन देते हैं, उसको ज़्यादा वजन देते हैं, तो उससे जो ठीक बड़ा होता है, वो थोड़ा उससे खुंदक खाता है उस छोटे बच्चे से. और when one child has a healthy condition that demands a parent attention. Now कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा एकदम हेल्दी कंडीशन में है, वो भी अपने पेरेंट्स का अटेंशन चाहता है टाइम टू टाइम. And at times when the parents ignore them, the jealousy comes in place. Sometimes जो बड़े बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स फेयर रहें, वो इक्वली ट्रीट करें, छोटा या बड़ा प्यार बराबर मिले. तो ऐसा भी देखा गया. अगर किसी फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, तो ये चीज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है जो देखा जाता है. 3-4 बच्चे हैं, वहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है. One of the most common sources of jealousy in young child is resentment. क्या होता है कि छोटा बच्चा में कभी-कभी ये jealousy का एक बहुत ही एक खराब रूप माना जाएगा इसको, कि बच्चे छोटे भाई से घृणा करना शुरू कर देता है. Of affection the mother and father have for each other. कभी-कभी बच्चा जो है ना थोड़ा ये करता है, hate करता है कि आप देखे होंगे कि ये हमारे समाज में लेकिन फिर भी है. अगर एक हस्बैंड एक वाइफ को छूता है in presence of child and the child is young, 3 or 4 years old, he gets angry. The child gets angry. If you see एक boy child हो, घर में एक लड़का बच्चा हो और उस हस्बैंड वाइफ को छूता है in cares, मतलब सिर्फ ऐसे ही कंधे पे हाथ रखता है या हाथ पकड़ता है, the child sometimes shows hatred for his father. ये आप देखे होंगे. So it's also a common form of jealousy. Now, the next thing is sadness and depression. This is a very vital and very, I say, this topic is worth attention of us because हम लोग बच्चे एक ऐसे tender age को we teach them that we have to have a very keen observation of this. Sadness and depression, they are 2 points of one. There are 2 aspects of one single point. जब बच्चा बहुत देर तक चिंता करता है, ऐसे ही ठीक है, और ज़्यादा दिन तक की उदासी जब रह जाता है तो उसको हम डिप्रेशन का फॉर्म मान लेते हैं. Read the literature that I have got here. Period of sadness are to be expected in children. बच्चे जो होते हैं खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं. ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब खुश भी रहेंगे, कभी-कभी उदास भी रहेंगे. And normal, but most are resilient and memories of distressing situation fade over time. क्या होता है कि जब बच्चा उदास होता है तो वो सीख भी जाता है कि खुश कैसे होना है उसको. We don't have to teach them. Every time the child gets upset, we don't have to cuddle him, we don't have to monitor him to get out of that state. हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि उसको बताना है कि कैसे से निकलोगे, वो खुद जानता है कैसे निकलना है. And most children do it. वो बच्चे खुद कभी उदास होते हैं, फिर उनको अपना सोल्यूशन भी पता होता है, वो फिर से खुश भी हो जाते हैं. Now these emotions, this sadness, this feeling of sadness fade over time. ये समय के साथ हट जाता है. इसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे पे, and or sometimes no long term impact as well. इसलिए आप देखे होंगे कि जब हम क्लासरूम में बच्चे को कभी पीट देते हैं, कभी मार देते हैं या कभी डांट देते हैं, बच्चा रो देता है, and he feels sad at that time. बस उस मोमेंट में वो बुरा महसूस करता है. लेकिन अगले दिन जब जाइएगा तो बच्चा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल he
he does not have any complaint from you. वो भूल जाता है इस चीज को, and again he is happy. So we have noticed this, that sadness in children does not last for longer. Sometimes sadness comes from heredity. Heredity मतलब आपके पूर्वज में ऐसा कुछ है, कुछ फैमिली में है जिसमें लोग कुछ चिंतक होते हैं, बहुत उदासीन होते हैं, तो उससे भी बच्चा कुछ उदासीन होता है, कुछ बच्चा, नॉट एवरीवन। इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, सैडनेस कभी आता है जब परिवार में माँ बाप बच्चे को उतना ध्यान नहीं देते हैं, उससे भी बच्चा दुखी रहता है या उसका चेहरा। एंड एक्सपोजर टू नेगेटिव वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड कैन लीड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सैडनेस। या बच्चा गलत तरीका से गलत चीज सीख रहा है, दुनिया को देखने का नजरिया उसका गलत है, तो वहां बच्चा थोड़ा दुखी रहेगा। एंड एक्सेसिव प्रोलॉन्ग सैडनेस और डिप्रेशन, और जब ये सैडनेस का समय ज्यादा बढ़ जाता है तो ये डिप्रेशन का फॉर्म बन जाता है। नाउ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का सिम्टम कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा उस डिप्रेशन मोड में है या डिप्रेशन से झेल रहा है। फ्रीक्वेंट सैड, अक्सर बच्चा उदास रहता है, क्राइज ऑफन, रोता है, एंड फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट सैड थॉट्स एंड मेमोरीज, अक्सर वो बात करता है दुख वाला समय या बैड टाइम्स का। ट्रबल कंसंट्रेटिंग, प्रोन टू एंग्री आउटबर्स्ट, उसको दिक्कत होता है कंसंट्रेट करने में, बच्चा कंसंट्रेशन उसका पुअर है तो हम समझ जाते हैं। प्रोन टू एंग्री आउटबर्स्ट, या बच्चे से कोई बात किया जाए वो झल्ला के बोलता है, हमेशा गुस्से में बोलता है। दीज आर आल्सो साइन ऑफ डिप्रेशन। डिफिकल्टी फाइंडिंग एंजॉयबल एक्टिविटीज, बच्चा अच्छा चीज अपने आसपास में अच्छी चीज को नहीं ढूंढ पाता है। चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, खाने में रुचि नहीं रहती बच्चे को। एक्सिबिट अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, और अक्सर ऐसा काम करता है जिससे लोगों का आकर्षण उसकी तरफ हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। डेवलप स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और मुश्किल से कभी-कभी वो सो भी पाता है, उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। सफर फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड डे टाइम फटीग, और कभी-कभी वो दिन में भी बहुत थका सा रहता है। डिफिकल्टी विद प्रेयर रिलेशनशिप, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। स्कूल अवॉइडेंस और स्कूल फोबिया, कभी-कभी बच्चा स्कूल आने में आनाकानी करता है या स्कूल से डरता है। चेंजेस इन होम रिलेशनशिप, और घर में भी उसका स्वभाव या घर में भी उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। और डिजायर टू बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक कॉमन चीज़ है कि बच्चा एकांत अकेला ही रहना चाहता है। क्रॉनिक फिजिकल कंप्लेन, और कभी-कभी वो कंप्लेन करता रहता है कि उसको एक तरह का पेट में दर्द है या छाती में दर्द है, वो भी एक तरह का या किसी तरह का कंप्लेन करता रहता है। अक्सर डिक्लाइनिंग स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, और पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस कम रहता है। आई एम सॉरी मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मोनोटोनस सेशन बिकॉज आई एम रीडिंग इट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट। मोस्ट ऑफ यू आर लूजिंग योर attention here. I am seeing some of you sleeping. Thank you. Let's move on. Then there is fear. Fear and insecurity is one of the great, it's also a very vital topic for children. बच्चा जो है, I mean any child, I'll say that being a teacher, I thought only lecturing or just giving what you know is one thing, but listening to children and their emotion is very different thing. I have been raised in a very different environment, and when I come across children, I have taught many pupils rather, बहुत बच्चों को पढ़ाया है, and from different districts. To some extent, I have a different understanding of all of them. Here, what I see, children tend to suppress the feeling. They don't express themselves. First, there must be some sort of insecurity that they feel that if they tell certain teacher, तो वो उनको exploit करेंगे। एक ये हो सकता है, possible reason. But children have fear. Children, most of the time, they have fear. And this is a place where we have to be a bridge. उनको उस fear से बाहर निकालने का काम हमारा है। We have to believe them. जो भी बोलता है, झूठी बोलता है, 5 बार झूठ बोलेगा, 6 बार बोलेगा, 10 बार बोलेगा, एक दिन तो सच बोलेगा। And when we are honest to them, definitely they will speak the truth. वो सच बोलेगा ही बोलेगा। That's something. Now
fears. Being fearful and learning to cope with those fears is a major part of emotional development. बच्चे डरते हैं, साथ साथ वो सीखते हैं कैसे उस fear से निकले, बाहर कैसे निकले। ये एक major part है emotional development का। Fears में भी real और perceived। कभी-कभी बच्चा के सामने एक real time fear होता है और कभी-कभी वो मान लेता है कि ऐसा है। For example, we all have fear is a protective response. Fear एक तरह से protective response होता है। As a child में क्या है? ठीक है? Around 8 months, children become fearful in social situations involving strangers or being separated from parents. जब बच्चा 8 महीने का होता है, आप देखे होंगे औरतें बच्चे लेकर चलती हैं। Now, if you are a stranger to the child and if you try to take him or hug him, the child will definitely say no to you or rather start crying. एक 8 महीने का बच्चा को जब आप गोद में उठाते हैं और आपको पहले देखा नहीं है और if he feels that you are a stranger or your emotion and his connection is not there, he will start crying. वो पहला fear वहाँ दिखता है हमें। दूसरा चीज़ है, sometimes when the parent leave the children alone and they walk away, the child starts crying. That shows a sign of fear. वो अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता है, especially मम्मी से नहीं होना चाहता है। So this is one of the prominent feeling. As child mobility increase, तो crawling, अब जब बच्चा चलना फिरना शुरू करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, they become fearful of height and new sounds. तो वो डरना शुरू करता है। Early in infancy, शुरू में डर जो है बचपन में हमको दिखता है। The beatings में आते हैं, उसके बाद अगर उसको लगे कि हम छूट जाएंगे तो उसका चेहरा वगैरह कुछ बच्चा एंजॉय करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा करता है। So now fear, imaginary fear एक actual fear होता है बच्चों के लिए। The real and reasonable fear, जिसको reasonable और real fear कह सकते हैं, जैसे कि height है, fire है, या strangers है, वो बच्चों के लिए imaginary fear है। Now, this all happens when the child is exposed to TV. ये जब होता है, जब बच्चा 5 साल के ऊपर हो जाता है, या 5 साल नहीं 3 साल से ऊपर होता है और 8-10 साल में ये fear prominent होता है, जब बच्चा टीवी देखना शुरू करता है, तो टीवी में जो जो चीज दिखाता है ना, वो बच्चा इमेजिन करता है और उससे वो डरना शुरू कर देता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, तो he also has fear of death, fear of war, something unusual, उससे बच्चा डरता है। As children approach adolescence, the fear and failure or not becoming being part of a group and having friends becomes critical at times. कभी-कभी क्या होता है, adolescent यानी बच्चा जब 13 साल से ऊपर होता है, तो उसके अंदर डर होता है फेलियर का। कोई एग्जाम में अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको उसका डर रहेगा, या वो अपने ग्रुप के साथ मतलब उसका ग्रुप अच्छा कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है तो उससे भी उसको डर पड़ता है। The adolescent worries about the future, asking questions like who am I? और बच्चा जो होता है, जो 13 साल से ऊपर का बच्चा है, अक्सर वो फ्यूचर को लेके बड़ा डरा रहता है। फ्यूचर को लेके कि आगे क्या होगा, आगे लाइफ में कैसे होगा, मैं कौन हूँ, and what will I be, मैं क्या बनूंगा। They may even fear high school graduation. कभी-कभी बच्चा 10th एग्जाम्स को लेके भी बहुत डरा होता है कि कैसे 10th पास करेगा, नहीं होगा, पास करेगा या नहीं करेगा। Although this fear has subsided in recent years. कुछ साल पहले 2015-16 में देखे होंगे कि बहुत सारा बच्चा सुसाइड कर लेता था out of this fear. Now they have subsided. बहुत कम बच्चा है जो अब सुसाइड करता है एग्जामिनेशन को लेके। When they are expected to make this decision, खासकर जब बच्चा एग्जामिनेशन को लेके या किसी इसकी तैयारी करता है, उसको ज़्यादा डर रहता है कि हम जैसे IIT नेट का जो होता है, उस समय बच्चा सब बहुत reckless actions लेता था। They used to kill themselves, they used to take some poisons or sometimes some other medicines in order to avoid this fear, and that made a big trouble for them or their family. The struggle for independence. Now, this is a very strong emotion, and we all know it. जब बच्चा 15-16 साल का हो जाता है, in class 9-10, they start showing signs of independence. वो सब चीज में हाँ नहीं पड़ेगा, उसका अपना विचार होगा,
वो अपना बात रखना चाहेगा और वो सबसे लड़ना भी शुरू कर देता है उसको लेके। Now, a constant emotional struggle persists throughout the development of child into adult. जब ये adulthood की तरफ, जब adolescence का जो later part है 15 onwards, 15 post, it is a battle between dependence of childhood and independence autonomy of adulthood. 15-16 में जो 9-10 में जब बच्चा होता है तो उसका बड़ा conflicting एज होता है। Conflicting इसलिए कि पहले वो डिपेंडेंट था अपने माँ बाप के थॉट्स पे, अपने माँ बाप के आइडिया पे, लेकिन जब वो 15-16 साल हो जाता है तो उसके पास थोड़ा विवेक डेवलप हो जाता है और वो अपने सोचता है कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आई एम बीइंग इंडिपेंडेंट नाउ, और ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम है। दिस स्ट्रगल इज नॉर्मली बट डज नॉट हैपन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ये होता है सब में बट डज नॉट हैपन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, और ये सबसाइड बिना कॉन्फ्लिक्ट का नहीं होता है। The parents must monitor their child's level of maturity and ability to make well thought out decisions. इस समय पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि वो अपने बच्चे को मॉनिटर करें, उनकी क्षमताओं को पहचाने और साथ साथ वो कितने मैच्योर हुए हैं उसी के अनुसार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। Until the child is able to live a successful life independently, जब तक बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकता है, the parent must remain control and judgment. तो पेरेंट को उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और उनके विचारों में जो अच्छाई है बुराई है उस पर भी नजर रखना चाहिए। The newborn human infant is totally dependent upon parent. हम जानते हैं कि जो छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो पूरी तरह अपने पिता पे या माता पे ये होता है, आधारित होता है। The job of the parent is to meet the basic human need of the child and prepare them to live on their own. जो पहला कर्तव्य मनुष्य का वो ये है